नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और उसकी चर्चा पावर गैलरी में बहुत जबरदस्त हो रही है और ये चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है जिसे आपको जानना चाहिए कि बात क्या हुई है। नए चीफ जस्टिस ने कौन सा इतिहास रच दिया है जिसकी चर्चा हो। आज तक जो इतिहास किसी ने नहीं रचा, किसी की हिम्मत नहीं हुई, आज जस्टिस सूर्यकांत ने वो इतिहास कैसे रच दिया। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट नीलेश ओझा जी मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। मैं चाहता हूं कि आप ही के तरफ से प्रकाश आए तो, और इसका फिर जो हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और जस्टिस सूर्यकांत ने क्या ऐसा कर दिया है जो आज तक किसी मुख्य न्यायाधीश ने हिम्मत नहीं की करने की। अभी देखिए, सूर्यकांत जी ने कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन संविधान दिवस पर एक स्पीच दिया और उनकी मतलब अभी उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कैसा काम करेगा, देश की कानून व्यवस्था कैसे काम करेगी, इसका रोड मैप बता दिया। उसमें एक चीज इतनी महत्वपूर्ण है जो मतलब प्रॉब्लम के जड़ पे वार करती है। उसको अगर सिंपल वर्ड में बोलो, जो हमने उनका तारीफ किया है कि इन्होंने प्रॉब्लम को एज ए एक्सपर्ट डॉक्टर की तरह, फिजिशियन की तरह उसको डायग्नोज भी अच्छे से किया और उसका इलाज भी बता दिया। तो क्या बताया उन्होंने कहा ये देश में इतने सारे हाई कोर्ट्स है, जो भी 25 जो भी हाई कोर्ट्स है, और सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचेस है। ये सब एक ही संविधान का अलग अलग इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। आप सबको एक ही सिम्फनी में, एक ही धुन में न्याय देना है और कॉमन मैन को न्याय प्रेडिक्टेबल चाहिए। मतलब क्या, अभी मैं आपको इसके लिए उन्होंने नेशनल जुडिशियल पॉलिसी की घोषणा की। उन्होंने इसके लिए नेशनल जुडिशियल पॉलिसी बनाने का उन्होंने प्रस्ताव रखा। अभी मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कॉमन मैन का, इसकी दूरगामी फायदे कितने होने वाले हैं। जो इसके पहले के जो खुद को मतलब मार्केटिंग करने वाले जो चंद्रचूड़ जैसे जो डुप्लीकेट सीजीआई थे, कि जिन्होंने करप्शन किया और लोग कॉमन मैन के हित का कम काम किया और प्रोपोगंडा मार्केटिंग ज्यादा किया। अभी तो एक गैंग था जो जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था कि इनको किसी भी तरीके से जस्टिस न बनाए। वो कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था पर धब्बा है। हाँ, वो देखो, अभी एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। इनके काम ही बोलते हैं ना। अभी मुझे इतना बताइए, इतनी सही बात, सटीक बात, दो चीजें, या तो पहले की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समझ में नहीं आई, या तो उनका इच्छा नहीं थी, या तो करेज नहीं था। अभी जस्टिस ललित साहब जैसे एक जेंटलमैन जज के बारे में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने उनका अनुभव लिया और वो एक बहुत कम समय मिला था। उनकी बात और है, यूई ललित की बात कह रहे हैं। हाँ, यस। लेकिन ये जो चंद्रचूड़ जैसे लोग हैं, ये खुद का मार्केटिंग पीआर ग्रुप लेके घूमते थे और स्पेशल न्यूज चलवाते थे। मैं ऐसा, मैं वो रिपा, मैं वो 2 साल तक देश का पूरा मतलब ये कर दिया 2 साल तक। कि एक सिंपल चीज देखिए, बेसिक कानून क्या है, जो एलजीबीटी वाले वो जज थे, ऐसा लोग कह रहे हैं। एलजीबीटी पर सही देना पड़ता था। नहीं, एलजीबीटी सिर्फ एलजीबीटी नहीं ना भाई। मैं एलजीबीटी पर अभी एक विस्फोटक जानकारी शेयर करने वाला हूं, कल परसों में। सिर्फ हो रहा था उनके तरफ से ये खेल। नहीं, सिर्फ एलजीबीटी नहीं ना, भ्रष्ट लोगों के और उनके, खास करके उनके बेटे से रिलेटेड केस वाले आरोपियों के, उसके खास जज थे वो। और ये वर्ड नहीं है, उनकी शपथ रोकने के लिए जो रीट पिटीशन फाइल हुआ था, जिस मामले में राष्ट्रपति ने उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की मंजूरी दी है, वो चार्जेस है उनके खिलाफ 13 क्रिमिनल चार्जेस। और एक हाईकोर्ट
जज ने भी उनके खिलाफ में केस किया है प्रिवेंशन करप्शन एक्ट सेक्शन 7A के तहत कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके तीसरा सेटलमेंट को स्पेशल बेंच कंस्टिट्यूट करके दिया था करके, वो भी उसमें राष्ट्रपति ने फॉरवर्ड किया एक्शन के लिए। चलो वो बात रखते हैं। लेकिन सूर्यकांत साहब एकदम कॉमन परिवार से आए हुए और उन्होंने आकर जैसा पहला स्पीच दिया, उन्होंने क्या कहा तो उसका समरी बताता हूं। होता क्या है, लॉ क्या कहता है, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 14, कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान। एक अब एक मैटर में अगर अंबानी, अडानी या कोई भी बड़ा आदमी कोर्ट में पहुंच गया, उसके तरफ से 50 बड़े वकील खड़े हो गए, हरी साड़ी से लेके सब, और कोर्ट ने एक कानून बना दिया कि ऐसी स्थिति में आप ये हिसाब से ऐसा न्याय होना चाहिए। तो संविधान का अनुच्छेद 14 और दूसरा आर्टिकल 141 वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सारे देश को बाइंडिंग। तो उस तहत वो जो लॉ है वो सारे देश को, हर गरीब, हर पीड़ित, जिसने अप्लाई भी नहीं किया है, उस सभी को वो बेनिफिट लागू हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ही कई जजमेंट में किया और लेटेस्ट में सुप्रीता चंदेल में ऑर्डर किया कि एक बार एक कानून हमने बना दिया तो वो आदमी को वापस आप हमारे पास क्यों भेज रहे हो? सारे देश के अधिकारी, सारे हाईकोर्ट जजेस, सारे इवन कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सबके लिए बाइंडिंग है वो। आपने उसको वहां पर ही बेनिफिट दे देने का, हमारे पास आने का काम नहीं रखने का, नहीं तो फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये एक कानून है। लार्जर बेंच ने अगर कह दिया है तो, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने, मतलब लार्जर मतलब मान लीजिए 7 जज बेंच ने अगर कोई ड्रॉ कर दिया है लाइन, तो फिर वो सारे जज के लिए भी एप्लीकेबल होगा और सारे अधिकारियों के लिए भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो कानून बन गया। लार्जर बेंच छोड़िए आप, स्मॉलर बेंच ने भी बोल दिया तब भी वो देश का कानून है। अनटिल अनलेस कि कोई लार्जर बेंच उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना करे, डिसाइड नहीं करता है, तब तक वो पूरे देश का कानून। अभी एक विषय है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अभी लेटेस्ट में वन शक्ति वन तारा का जो जजमेंट था, उसमें क्या कहा कि एक दो जज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में मिनिमम 2 जज बैठते हैं, बीच में सिर्फ एक बार सिंगल जज बैठे थे। रिया चक्रवर्ती का ऑर्डर सिर्फ सिंगल जज ने दिया था, लेकिन नॉर्मली 2 जज बैठते हैं। तो जब 2 जज एक बेंच ने ऑर्डर दे दिया तो दूसरा 2 जज का बेंच इसके काउंटर रिव्यू नहीं ले सकता है, उसको भी वो बाइंडिंग है। हाँ, काउंटर रिव्यू सिर्फ लार्जर बेंच ले सकता है। अब ये हो गया, अब ये एक पार्ट हो गया। मतलब 2 जज बेंच ने अगर कोई वर्डिक्ट दिया तो फिर 2 जज बेंच ऑल्टरनेट व्यू नहीं ले सकता है, 3 जज बेंच का ऑल्टरनेट व्यू हो सकता है। करेक्ट। हाँ, ठीक है, हो गया। और ये और एक बताओ, शर्म की बात बताता हूँ। हाँ, ये बेसिक लॉ कई वकीलों को पता नहीं और कई जजेस को नहीं मालूम है। नहीं, इसीलिए तो हो रहा है ऐसा। ठीक है, हाँ, इसीलिए हो रहा है ना। अभी जो मुंबई हाई कोर्ट में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, हम अपने सभी दर्शकों को बोल रहे हैं, हमारे जो SSR वॉरियर हैं वो खास तौर से आज का शो देखें कि कैसे जीत हम लोग धीरे धीरे जीतते जा रहे हैं। अब देखते जाइए। हाँ, अब ये हो गया। अभी दूसरा एक बहुत बड़ा मसला था जिसपे आज तक किसी ने ख्याल नहीं दिया था, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एक बार 2008 में प्रदीप मेहता के जजमेंट में वो विषय कंसिडर किया था, लेकिन उस पर सूर्यकांत साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना ओपिनियन दिया। क्या देश में 25 हाई कोर्ट है, तो ये लोग क्या करते मैं बताता हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बोलेगा वो कौन सा केरला हाई कोर्ट है क्या, वो हमें मत बताइए। अच्छा, हाँ, उसका जो कानून उन्होंने बनाया ना वो हमें मत बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ, वो बोले आप ऐसा नहीं कह सकते हो। 2008 में कानून बताया, बना दिया, बाइंडिंग कर दिया सारे हाई कोर्ट को। बोले
अदर हाईकोर्ट का भी जजमेंट है, हाँ। तो भी आपको उसको लेना है, परसुएसिव वैल्यू है उसकी, आप उसके खिलाफ में व्यू क्यों ले रहे हो, आपको लिखना है ऑर्डर में। अरे बाबा, अरे बाबा, ये क्या आप कह रहे हैं साहब, ये तो पेंडोरा बॉक्स यस खोल रहे हैं। तो कोविड में यस निपट यस जाएंगे सारे। यस यस यस, आ रहा हूं, उस पे भी वो आ जो रहा हूं। रमन्ना साहब जो देके गए थे, वो तो उनको अभी उनको पकड़ के लाएगा लोग। हाँ क्योंकि आपको नहीं, आ याद रहा होगा हूं। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने क्या कहा, केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा था कोविड के मामले में, याद है ना? यस 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 यस, तो और आ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए ऑल्टरनेट व्यू लेते हैं या कोई दूसरा डिसीजन देते हैं, तो आपको उसका कारण बताना स्पष्टीकरण, पड़ेगा। हाँ कारण काउज बताना स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, पड़ता और लिखना स्पष्टीकरण पड़ेगा देना पड़ेगा। ऑर्डर में। ऑर्डर में लिखना पड़ता है हाँ, कि इस मामले में इस विषय पर केरला हाई कोर्ट का ये व्यू है, सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू है, इसलिए मैं ऐसा व्यू ले रहा हूं, या तो मुझे अदर व्यू लेने के लिए मेरे पास ये कारण है कि लार्जर बेंच का व्यू ऐसा है, ये हाँ, लिखना है। हाँ। आप हो गया। हाँ, उसके आगे तीसरा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो ये कहता है हाँ, कि सपोज संविधान का एखादा विषय कॉन्स्टिट्यूशन का, जो खास करके कोविड का विषय है, कोविड हाँ, के विषय पे आर्टिकल 14, 19, 21 पे कहा कि उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तुम्हारे सर्कुलर के हिसाब से, हाँ। मैंडेट के हिसाब से, कोविड मैंडेट के हिसाब से। तो कोर्ट ने कहा कि जब संविधान का इंटरप्रिटेशन एक हाई कोर्ट ने किया है, वो देश के सारे अधिकारियों पे बाइंडिंग है, जब तक कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, या तो सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्वार्टर रिव्यू नहीं है तो। हाँ। तो ये जो है ना, ये ये बेसिक तो लॉ बहुत है। बड़ी बात हो गई ना। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई नीरज जी, कि अगर मान लीजिए कि कोई भी बेंच गुवाहाटी कर दे, केरला कर दे, कोई भी हाई हाँ कोर्ट मर्डर में या किसी भी मामले में उन्होंने एक जजमेंट दिया, वो जजमेंट हाँ नजीर बन गया, और उस हाँ जजमेंट को आधार बना करके मुंबई हाई कोर्ट में आप केस लॉ दे सकते हैं हाँ कि बिल्कुल। ये केरला हाई कोर्ट ने सिमिलर केस में ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया है। अब वहां मुंबई हाई कोर्ट का जज ये नहीं कह सकता है कि केरला कोर्ट का मुझे मत बताइए, यस यस यस। हम बहुत और होशियार हैं, हम बहुत हाँ काबिल आगे, हैं, हम नहीं सुनेंगे आपकी बात, ऐसा नहीं कह सकते। और अगर यस उन्होंने ऐसा कहा तो क्या होगा, ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा जज के यस द्वारा। यस यस यस। उस हम्म, पे ना हम्म, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी और 12 हम्म, और हम्म। 16 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में प्रावधान है, ऐसे हाँ। जज को 6 महीने की सजा का प्रावधान है उसमें एक। तो पहले तो ये क्लैरिटी हो जाए कि भाई जज और साहब भी आगे जो सुनिए, है वो आगे कोई गॉड फादर नहीं है, वो सिर्फ कानून के रक्षक हैं, यस सत्य के पैरोकार हैं और न्याय के पैरोकार हैं, वो हाँ। इनजस्टिस और के उसके पैरोकार बाद, नहीं है। हाँ, हाँ और उसके बाद में हम्म, भारतीय न्याय संहिता, जो हाँ, आईपीसी का न्यू वर्जन है, हाँ, भारतीय न्याय बदला हुआ नाम। संहिता में सेक्शन 198 है, पब्लिक सर्वेंट डिसओबिंग लॉ विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी टू अदर पर्सन। हो हम्म, गया 1 साल की हम्म, सजा। हम्म। आईपीसी 219 है, सारे जजेस के लिए सबसे खतरनाक सेक्शन है ये वो न्याय है। संहिता में। न्याय संहिता में 257 है, 257, आईपीसी में हाँ, 219 है, उसमें हाँ। जज को 7 साल की सजा का प्रावधान है। हो गया। हाँ। और अगर आरोपी को मदद करने के लिए कुछ आदेश पारित किया तो 256 में 3 साल की सजा का प्रावधान है। 219 तो है, एडिशन में 3 साल है, हाँ, वो 7 अलग, ये 3 अलग, ठीक है। अब मतलब ये है कि कानून आपको कितना पावरफुल बना रहा है कॉमन मैन को, ये कॉमन यस मैन को पता ही नहीं है। वो यस असल में डर जाता है वो जॉली एलएलबी और इस टाइप का देख करके कि भाई अदालत में तो ऐसे ही बातें होती हैं, अदालत में तो चप्पल घिस जाते हैं, ये सब देख करके। हाँ, आगे। नहीं, इसका रीजन है ना, इसका रीजन है, बदलाव क्यों नहीं आ रहा मालूम है क्या? जो हाँ, बड़े लोग हैं, सीनियर वकील है, जिनकी दुकानदारी चल रही है, उनको बदलाव की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं बदलाव हो और जाएगा तो फंस जाएंगे। हाँ, तो दुकानदारी बंद ना। हाँ, और जिनको जिनको जरूरत है, उनकी बेचारे की कैपेसिटी नहीं है, या तो कई लोगों को लॉ का नॉलेज नहीं है, जिसको लॉ का नॉलेज है तो वहां तक पहुंच नहीं है, उनकी आवाज पहुंच नहीं पाती है। हाँ। हाँ,
तो ये जो है ना, ये चीज को सूर्यकांत साहब ने कॉमन मैन की आवाज बनकर इस तरह से कहा कि ये अभी ये कहा, मतलब ये भाषण है या कोई 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 आदेश है कि नहीं ये बाइंडिंग होगा? नहीं सुनिए, अरे बाइंडिंग वाले केस लॉ ऑलरेडी है, आप समझ नहीं रहे हो उसको। हाँ। उन्होंने वन लाइन में बताया कि अभी मेरे लीडरशिप में इसी लाइन में चलेगा अभी। ये बड़ी बात हो गई, समझे क्या? कानून तो हाँ, और क्या कानून बिखरा हुआ है। अगर सूर्यकांत साहब चाहेंगे तो इसको सबको एक जगह लाके, जैसा विशाखा गाइडलाइन इशू कर दिया, किसी महिला की प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइन इशू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो लॉ बन गया देश का। वैसे ही अभी वो इस पॉइंट पे सारे बिखरे हुए केस लॉ एक जगह लाके सारे गाइडलाइन इशू कर देंगे। हाँ, इस तरह से तो मुंबई हाईकोर्ट ये नहीं पूछेगा कि भाई अभी तक क्यों नहीं एफआईआर हुआ है, जब गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का, केस लॉ है तो। यस 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 यस। तो आप अब अगली 11, मतलब है कि अगले 11 दिसंबर को आप ये कहेंगे कि मिलॉर्ड अब बाकी चीज को छोड़ दीजिए, ये केस लॉ है, आप आदेश दे दीजिए, नहीं हुआ है एफआईआर, ये आपके पास सारा कुछ एविडेंस है, अब आप आदेश दीजिए एफआईआर का। इसका कहे, इसका आप राम कहानी सुन रहे हैं? नहीं सुनिए, एफआईआर का आदेश का तो इसके पहले भी एक बार डेट पे हियरिंग हो चुका है, उसके बाद में यही लोग डेट मांग रहे हैं सरकारी वकील, ठीक है कोई बात नहीं, और 2 बार हो चुका है उस पर हियरिंग, कोई बात नहीं। तो आप तो डेट नहीं मांग सकते ना, जब हमारे चीफ जस्टिस ने कह दिया कि ऐसी फ्रेमवर्क में काम होना है, समझ लो। हाँ, अभी तो ग्रॉस कंटेम्प्ट होगा ना फिर तो। हाँ, यस यस। अगर ये गाइडलाइन का फॉलो नहीं, अरे ललिता कुमारी के केस में तो यहां तक कह दिया है कि ये गाइडलाइन का फॉलो नहीं होगा तो कंसर्न पुलिस अधिकारी के खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल होगा। आर्नेश कुमार ने गाइडलाइन दी, आपको पता है क्या? पहले जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते थे 498A वगैरह के, बहू कर देती थी सास पे, ससुर पे, ननद पे, जिसका नाम नहीं है उसमें भी केस कर देते थे, जिनका कोई लेन देन नहीं, झूठी केस हो जाती थी, तो उसमें उठा के डायरेक्ट अरेस्ट कर लेते थे, कई परिवार बर्बाद हो जाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दिया आर्नेश कुमार की, बोला नोटिस देकर इन्वेस्टिगेशन करने का, डायरेक्ट अरेस्ट करने का नहीं, और अगर इसका कंप्लायंस नहीं किया तो वो जो और जज ने अगर इस पे फॉलो नहीं किया, जज की जिम्मेदारी चेक करने का, तो जज के ऊपर भी कंटेम्प्ट होगा। गाइडलाइन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसा ही गाइडलाइन अभी सूर्यकांत साहब अगर एक बार दे देते हैं, पूरे देश का कानून ही बदल जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी सूर्यकांत साहब को। तो अभी उन्होंने फर्स्ट स्टेप तो कर दिया, लेकिन ये जो जिस तरह से उन्होंने कहा ना, ये अच्छे जजेस के या तो ख्याल में नहीं आया था या तो उनको करना नहीं था। और मैं आपको दूसरा एक पॉइंट बोलता हूं, सुनिए, आप उसके प्रॉब्लम को समझिए। देखिए कानून बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जैसा क्या है कि कॉमन मैन को या तो इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है, और कई जजेस की ना मेंटेलिटी नहीं है न्याय करने की। लेकिन एक मिनट रुकिए, एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, बहुत सूक्ष्म सवाल है। मान लीजिए कि जज साहब उनका जो इंटेंशन है वो ये है कि भाई जो रूट पर उन्होंने जड़ पर हमला कर दिया है, जहां से ये दुकानदारी चल रही है, उन्होंने सारे दुकान को ही बंद कर दिया कि हम केरला का नहीं मानेंगे, उसका नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानेंगे, ये सब जो दुकानदारी इसीलिए चल रही है। हमने कहा कि भाई एक जगह बात हो गई है तो इसका मतलब टॉप टू डाउन, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, अब खेल खत्म हो गया। लेकिन इनकेस मान लीजिए कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें मान लीजिए कि केरला हाई कोर्ट का जो जज है, 2 बेंच का जज है, जो सुप्रीम कोर्ट के कोई डिसीजन से मामला डिफर कर रहा है, वहां केस लॉ नहीं पड़ रहा है, तो क्या केरला हाई कोर्ट का 2 सदस्यीय जज ये कह सकता है, बेंच ये कह सकता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में ये तो केस लॉ है आपके द्वारा, लेकिन यहां हमको लगता है कि परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और या तो लार्जर बेंच को इसको रेफर कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच को रेफर कर दिया जाए, उस आलोक में हम ये डिसीजन दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है? नहीं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का 2 जज बेंच भी 5 जज से डिफर नहीं कर सकता है। अच्छा, हाँ, उसको सिर्फ 2 जज बेंच सिर्फ 2 जज बेंच से ही डिफर कर सकता है, लार्जर बेंच से डिफर नहीं कर सकता है। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का नहीं, हाई कोर्ट का जज अगर कोई कहता है कि मेरे पास केस लॉ आपका सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच का कोई लॉ है, उस लॉ के बियॉन्ड मुझे जाके वर्डिक्ट देना पड़ रहा है, नहीं कह सकता है, नहीं कह सकता, वो तो कंटेम्प्ट हो जाएगा।
बस अब आगे बोलिए। हाँ, अभी सुनिए। देखिए, कानून कॉमन मैन के लिए आज का ये जो है ना, ये सारे कॉमन मैन को कैसे इम्पैक्ट करेगा ये? हाँ, लॉ स्टूडेंट्स, जूनियर एडवोकेट, कॉमन मैन और पीड़ित व्यक्ति, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अभी सुनिए। हाँ, कानून का प्रावधान कैसा है मैं बता देता हूं। अभी ठीक है, सूर्यकांत साहब ने तो बहुत सही ये किया। जिसको सिंपल वर्ड में सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फर हुसैन के केस में कहा है जुडिशियल डिसऑनेस्टी, न्यायिक बेईमानी। और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के जजमेंट में कहा है, वो जज को डिसमिस किया था उसमें, कि इसको कहा है जुडिशियल एडवेंचरिज्म, न्यायिक दुस्साहस। तीसरा कहा है लीगल मैलिस। तो अभी देखिए लॉ कैसा है मैं बताता हूं। अब ऐसा मान के देखिए, आप थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग से ना हाईकोर्ट को हटा दीजिए। दिशा सालियन के केस में हाईकोर्ट को बाजू में रखिए कि किसी जज का नाम मत लीजिए। आप एक ऐसा जनरल पकड़िए। एक केस में समझो एक व्यक्ति है, उसके बेटी का मर्डर हो गया, गैंगरेप हो गया, जो भी उसका ग्रीवेंस है वो आया है कोर्ट में। वो पहले पुलिस के पास गया, पुलिस उसका एफआईआर नहीं ले रही है, बोलते हम कार्रवाई नहीं करेंगे आरोपी पे। अब वो कोर्ट में आया। कोर्ट में आने के बाद में अभी थोड़ा सा क्या है, दिशा सालियान का हाई प्रोफाइल मैटर है, कई फैक्टर है, तो थोड़ा सा एक नॉर्मल बर्डन रहता है, उसको बाजू में रखिए। मैं जनरल केस बता रहा हूं। आने के बाद में लॉ क्या कहता है मालूम है? लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर में हाईकोर्ट जज को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, जज हैज टू अप्लाई द करेक्ट लॉ इवन इफ इट इज नॉट रेज्ड बाय द पार्टी। अगर वो गरीब आदमी बिना वकील के भी खड़ा हो गया, तो ये जज की जिम्मेदारी है कि सही कानून जज को मालूम चाहिए और उसने सही कानून इंप्लीमेंट करना चाहिए। है ना? एक उसके पहले और दो स्टेज है। पहली स्टेज क्या कहती है, आप पुलिस के पास गए, पुलिस को आपने कहा कि आप एफआईआर रजिस्टर कर दीजिए। पुलिस ने एफआईआर नहीं किया, तो पुलिस की जिम्मेदारी क्या है कि एक तो बेसिक एक्ट में प्रोविजन है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, डबल बाइंडिंग है। तो पुलिस ने अगर वो एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, तो पुलिस के ऊपर आईपीसी 166 में और 166 ए में जो भी वो जो प्रावधान है 6 महीना साल भर सजा का, वो एक प्रावधान है उसको। और खास करके गैंगरेप में तो स्पेसिफिक प्रावधान है कि एफआईआर नहीं किया तो उसको सजा होनी है, पुलिस वाले को कोई डिफेंस नहीं उसके पास। अब तीसरा, वो उस पुलिस वाले पे सेक्शन 2B12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में उसको 6 महीने की अलग सजा का प्रावधान है। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, उसकी सीनियर की जिम्मेदारी है कि अगर मेरा नीचे का ऑफिसर कार्रवाई नहीं कर रहा है, आरोपी को बचाने के लिए डिले कर रहा है, तो मैं मेरे नीचे के ऑफिसर पे आईपीसी 218 में एफआईआर करूं। 218 में उस नीचे के ऑफिसर को 3 साल की सजा है। अब सीनियर ने भी उसमें उसको बचाने की ट्राई किया, उसमें कार्रवाई नहीं किया, और आदमी कोर्ट में जाता है। तो कोर्ट में जाने के बाद में ये जज की जिम्मेदारी है कि जज के पहले सरकारी वकील, उसके पहले सरकारी वकील की जिम्मेदारी है। मैंने आपको बोला अभी लेटेस्ट जजमेंट आया है उसमें। ऐसे सारे जजमेंट आप एससी न्यूज रशीद खान पठान की वेबसाइट पे देख लीजिए, इंडियन बार एसोसिएशन की वेबसाइट पे देख लीजिए, आपको सब मिल जाएंगे। हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहती है नॉर्मली। कुछ रहा तो चैट जीपीटी से उसको ट्रांसलेट कर लेने का, उसको समझ में आ जाएगा। अब ये सरकारी वकील की जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट की नजर में ला कर दे कि इस केस में ये केस लॉ है, ये प्रावधान है, पुलिस ने गलती किया है, पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
अब सरकारी वकील ने ये अपने कर्तव्य का वहन नहीं किया तो सरकारी वकील भी कंटेम्प्ट का आरोपी है। सरकारी वकील ने बताया, सरकारी वकील कोई वहां पर किसका विरोधी बोल के थोड़ी बैठा है, सिर्फ वो कानून का सेवक है, संविधान का सेवक है, इस देश का हर सरकार का सेवक नहीं है, वो संविधान का सेवक है, संविधान का सेवक है। और आपको याद होगा, हाँ तभी तो ये सरकारी वकील वहां परेशान घूम रहा है कि मुझे भी जेल हो जाएगा। और आपको याद होगा आपके बिहार के आईपीएस ऑफिसर के बारे में जब कंटेम्प्ट निकाला सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सेम केस है अपने दिशा सलन के जैसे, बोले वाह तेरा ये एफिडेविट कह रहा है कि इसके खिलाफ में मेरे पास बहुत मटेरियल है, दूसरा एफिडेविट कह रहा है कि इसके खिलाफ में कोई मटेरियल नहीं है। तो ये बीच में कितना लेन देन होगा, तेरा क्या लेन देन होगा? कह रहा है कि हम केस क्लोज हो गया है, दूसरे दिन डीसीपी आके कह रहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। हाँ, और दोनों को रिप्रेजेंट सेम पीपी कर रही है। चलो ठीक है, आते हैं और मैं इसलिए करता चलूं कि वो असली खेल तो वही है, वो जेल जाने की तैयारी होनी चाहिए ना। नहीं ठीक है। हाँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुम किसी के नौकर नहीं हो, तुम सिर्फ संविधान के नौकर हो। हाँ। तुम या तो तुम्हारे किसी पॉलिटिकल लीडर के कहने पे या पैसे खाकर जो भी तुमने किया है ये यहाँ चलेगा नहीं इस देश में, ये देश संविधान पे चलता है। हाँ। तो ये एक हो गया। और बाद में वो अभी उम्र कैद की सजा दिया पुलिस अधिकारी को, कंप्लेंट लेने से मना कर दिया, और उसके पिताजी को तकलीफ दे रहे पीड़ित के, जो मृत व्यक्ति के। तो ये जो है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो जस्टिस सूर्यकांत हैं, जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत हैं, उन्होंने जो कहा है कि भाई इस फ्रेमवर्क में ही काम होगा, कि टेबल टेनिस नहीं खेलेंगे, इस हाई कोर्ट के जजमेंट को वो हाई कोर्ट नहीं मानेगा, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ को हाई कोर्ट नहीं मानेगा, ये सब नहीं चलेगा, ये स्ट्रिक्ट हो गया ना, आदेश है ये। यस ऑलरेडी अगर मेरे संज्ञान में आया तो इस पर बहुत जबरदस्त कार्रवाई होगी। मैं आपको बताता हूं, सुनिए, कानून में पहले से प्रावधान है जजेस को सजा देने का, लेकिन वो चीफ जस्टिस की मेंटालिटी चाहिए ना। तो इसके पहले के चीफ जस्टिस की मेंटालिटी कैसी थी मैं बताता हूँ। आपने आपके परम आदरणीय चंद्रचूड़ साहब, तो इनका क्या था, कोई लेकर पहुंच गया पिटीशन, साहब ये जज ने गलती किया, तो इन्होंने काम क्या किया मैं बताता हूं। अभी देश सुन ले, जिसको जुडिशियल डिसऑनेस्टी बोलते हैं ना, न्यायिक बेईमानी, उसका बेस्ट एग्जांपल सुनिए। पश्चिम बंगाल में करप्शन चल रहा था शिक्षक घोटाले में, क्या नाम था उनका, जो भी पर्सन थे वो मिनिस्टर, वो और इन सब लोगों के खिलाफ में जस्टिस गंगोपाध्याय साहब ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया, हो गया, सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही थी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को आपके परम आदरणीय सीजे चंद्रचूड़ साहब ने स्टे कर दिया, हो गया। अच्छा, स्टे का कारण क्या, उनको ही मालूम है ना। आगे का जोक बोलता हूं मैं, इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ का करप्शन एक्सपोज करने वाला मैं आपको प्रूफ देता हूं। बाद में हमने केस फाइल किया जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ, बाद में आगे चल के स्टे हटा, जो भी है, जैसा स्टे हटा सीबीआई ने रेड मारी, 65 करोड़ रुपया वो मिनिस्टर के घर से कैश बरामद हुआ ना। हाँ, तो अभी देश समझ, मतलब ये 65 करोड़ या ये करोड़ों का लेन देन का खेल चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। सो कॉल्ड हार्वर्डियन और ये जो सेलिब्रेटेड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, और एक, ठीक है ना, आप बताओ ना, आप मार्केट गैंग के साथ बैठ करके फोटो खिंचवाने वाले। नहीं, और ये बताया ना कि इनको क्या ऐसा लगा कि वो आरोपी पर अन्याय हो रहा है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से, इन्वेस्टिगेशन ही तो ऑर्डर किया था ना। आरोपी पर कौन सा अन्याय हो गया ये सब कुछ नहीं बताया, स्टे कर दिया। हाँ, 65 करोड़ रुपया पकड़ाया उसके घर से। हाँ, तो फिर 65 करोड़ रुपया पकड़ाया तो इससे साबित हो गया। ये क्राइम प्रोसीड जज तक नहीं करता है सर, क्राइम प्रोसीड 200% करता है। तो जो गलत आदेश देता है ना जज,
तो मैं वही तो बता रहा हूँ, उसको 218 में आईपीसी 218 में 3 साल, आईपीसी 219 में 7 अब उन्होंने जो गलत आदेश दे दिया, देखिए साहब ऐसा है कि सरकारी नौकरी में या कोई भी आदमी अगर कोई गबन करता है और वो रिटायर हो जाता है, बाद में पता चलता है तो उसका वसूला जाता है। तो ये रिटायर हो गए हैं, तो क्या ये अभी इनसे नहीं वसूला जाएगा कि भाई ये 65 करोड़ पकड़ाया था, आपने ये गलत जजमेंट दिया था, इसके बदले में अब आपको सजा भुगतनी पड़ेगी? ये नहीं चलेगा क्या? रिटायर हो गए, सब चुप हो गया? नहीं, रिटायर हो गया तो और आसान हो गया, आप समझे नहीं। रिटायर्ड के बाद तो परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं प्रोसिक्यूशन की। हाँ, तो और वैसा भी उस पे कहाँ कुछ हो रहा है? चंद्रचूड़ जी से कोई नहीं पूछताछ कर रहा, तो मीडिया में जाकर के बढ़िया बढ़िया लफाजी के साथ अंग्रेजी बोल बोल करके बात कर रहे हैं। नहीं, सुनिए ना, आप ऐसा निगेटिव पे क्यों जा रहे हो? थोड़ा आशावादी बात कीजिए ना। देखिए, सरकार नहीं कर रही है, इसमें सरकार नहीं कर रही है। अभी इन्होंने जाके मोदी जी के कौन से पाव चरण स्पर्श करके पाव धोकर पी लिए, उनको मालूम, अपने को नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन जितने इस देश के जो चिल्लाने वाले हैं, अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो ये जो भी है आपका लेफ्ट लिबरल नहीं बोल सकते उसको, लेफ्ट स्पॉन्सर्ड सिस्टम, हाँ, लेफ्ट इको सिस्टम है, वो क्यों शांत है? वो उनके पास में तो रिटायर्ड जजेस भी है, उनके पास में पैसा है, बाहर से फंडिंग है, तो वो क्यों केस नहीं फाइल कर रहे? लॉ का प्रोविजन तो बहुत क्लियर है। विषय ये है, तो उनका डिसऑनेस्टी बाहर आना चाहिए। एक अभी दुष्यंत दबे वगैरह ने अभी कहा कि भैया जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो तो बहुत बड़ा ये हो जाएगा उन सबके खिलाफ माहौल बनाने में, शायद ऐसा है। दुष्यंत दबे का भी नाम आ रहा है, वो छोड़ दीजिए आशुतोष जी, वो जस्टिस लोग कर रहे थे शायद ऐसा, वकील। नहीं, वो छोड़ दीजिए उनको, क्या रहता है उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं पुष्टि भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो लेना भी नहीं चाहिए उचित। लेकिन अभी आपको जब दिख रहा है कि चंद्रचूड़ के खिलाफ में ये प्रूफ है, अरे चंद्रचूड़ ने, उनका जो बेटा था जो इसके लिए, रिया के लिए खड़ा था, वो बेटे के एक मैटर में सपोर्ट करने के लिए जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं, बेटे का रिलेटेड केस खुद के पास लिया, बिना सरकारी वकील को सुने, बिना अपोजिट पार्टी को सुने, एक्स पार्टी हाईकोर्ट को ऑर्डर दे दिया कि आप इस आदमी का एप्लीकेशन डिसाइड करो, जो एप्लीकेशन है ही नहीं रिकॉर्ड पे। तो ये जो भ्रष्टाचार किया ना, इसका सारा प्रूफ सरकार को दिया जा चुका है, ठीक है। अभी इतने बड़े भ्रष्टाचार के बाद भी सरकार चुपचाप बैठी हुई है, तो कैसे कहेंगे अब माननीय हमारे सनातनी प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? नहीं, सुनिए ना, उसके बाद में उनके कान के नीचे में ये सब चल रहा है। नहीं, कुछ बातें जो है वो तो हो है। उसके लिए अलग से एपिसोड बनाइए, आप सुनिए, रुकिए। हाँ, अभी आते मुद्दे पे। अभी सपोज मैं जज हूं, मैं दो टाइप का काम कर सकता हूं, एक आपको न्याय देने का, या तो बेईमानी करने का। मुझे अगर आपको न्याय देना है, सिर्फ आपको नहीं देना है, मुझे सिर्फ एक मैटर में ऑर्डर देने से हो गया क्या मेरा काम? मैं अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जज के पोस्ट पे बैठा हूं, तो मेरा सिर्फ एक ऑर्डर देके नहीं होगा ना, मेरे को ऐसा डिटेल लॉ बताना पड़ेगा ना। तो फिर मैं क्या करूंगा? सपोज मेरे पास केस आया, मैं पूछूंगा, हाँ एक मिनट, क्या हुआ? हाँ, ये एक लड़की का पिता है, इसका गैंगरेप और मर्डर का केस है, और बेचारा 5 साल से घूम रहा है, जो भी ठीक है, 3 साल से अभी आ रहा है। हाँ, इन्होंने कंप्लेंट दिया, हाँ ओके, एफआईआर रजिस्टर किया आपने? नहीं किया। क्यों नहीं किया? डायरेक्ट सवाल है, सिंपल, एफआईआर क्यों नहीं किया बताओ? वो फिर वो कह रहे कि नहीं साहब, इसमें हमने ना इन्वेस्टिगेशन कर लिया था और इसमें हमको कुछ मिला नहीं। तो ऑलरेडी इसी पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पार्लीवाला साहब ने गाइडलाइन दे दिया है देश के सारे पुलिस को और जजेस को। तो बोलेंगे तो इसमें तो लिखा है ना कि आपने एक्सीडेंटल डेथ का इंक्वायरी करके कुछ भी निष्कर्ष निकाला होगा। आपका कहना है कि ये लड़की का पिता झूठा है, एफआईआर तो आपको करना है, क्यों नहीं किया? सिंपल केस है। हाँ, ये अप्रैल से सुनी जा रही है, नवंबर आ गई है। ये मैं कह रहा हूँ कि कल जो
26 नवंबर को जो जज साहब का बड़े क्वेश्चन कर रहे थे, उनको इतना क्वेश्चन करने की जरूरत क्या है भाई? सीधा आदेश दे दे भाई, FIR करो रजिस्टर। नहीं ठीक है ना, सुन लीजिए, ठीक है, वो जज साहब पे मत कीजिए कुछ, ठीक है, मैं जनरल बता रहा हूं। हो गया, अब ये हो गया कि ये केस लॉ आपको दिया है, एफिडेविट के साथ दिया, और इस केस लॉ के ऊपर आपने जवाब दिया है। ट्रेजेडी। तो आपने ये केस लॉ के बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि ये केस लॉ कोई गलत केस लॉ है, ओवररूल्ड, ऐसा आपका कुछ भी नहीं कहना है भी नहीं ना कि सुप्रीम कोर्ट को शैलेंद्र नगरकर तो झूठा नहीं ठहरा सकता या और केस लॉ में आपने घर से तो बना के लाया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ही केस लॉ है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से लाया है, रिपोर्टेड जजमेंट है। चलो, और जो रिप्लाई दिया है उस रिप्लाई में इसका जिक्र है ही नहीं कि वो केस लॉ के आधार पर जो हमें रिप्लाई देना था वो केस लॉ गलत है या जो भी है। और आगे का जोक, जस्टिस सारंग कोतवाल साहब ने क्लियर वार्निंग दिया था सरकारी वकील को, रिप्लाई में केस लॉ के बारे में भी आपका क्या कहना है लिखना, आपने ओपन कोर्ट में सबके सामने वार्निंग दिया था उनको, उनके जवाब है ही नहीं। हो गया। अब तो जब ये है नहीं तो जस्टिस सारंग कोतवाल का जो डिसीजन है ये नए जज साहब के पास नहीं आया क्या, कि भाई जब उन्होंने कहा था कि केस लॉ के साथ रिप्लाई, अरे वो उन्होंने ओरल बोला हुआ है। चलो सुनिए मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ। हाँ, अभी आपको ये केस लॉ देने के बाद में भी आपने फिर से वही जवाब रिपीट किया, ये तो एग्रावेटेड कंटेम्प्ट हो गया। हाँ, तो अरे मैं बताऊं, ठीक है, हर एक जज का अपना काम करने का स्टाइल होता है, लेकिन ऐसे जजेस स्ट्रिक्ट देखा है मैंने, उनके जजमेंट भी है, वो कैसा करते थे मालूम है क्या? अच्छा, एक जस्टिस जयंत पटेल थे, वो तो पुलिस वाले, और एक जस्टिस RMS खांडेपरकर थे बॉम्बे हाई कोर्ट के, वो तो अच्छा ऐसा है, ओके, क्या बोलते थे, यू स्मार्ट पिया, इधर आ जरा विटनेस बॉक्स में आ तू, एकदम यही स्टाइल में। अच्छा, हाँ, देखो अपॉइंट किसने किया, कितने दिन से जॉब पे है तू, और बोले अंग्रेजी नहीं, देखो तेरी कौन सी लैंग्वेज समझती, बोल हिंदी की मराठी बोल, उसमें मैं बात करता हूँ। हाँ, यस, नहीं किया तूने, अच्छा, कहाँ है इसका सीनियर, कहाँ है, बोले वो मैं नागपुर का किस्सा बता रहा हूँ, बोले साहब वो कमिश्नर साहब उधर, कहाँ पर है, बोले उधर पेट्रोलिंग पे, कितना देर लगेगा, बोले साहब इतना, 2 घंटे में आने को बोलो, चलो 2 घंटे के बाद सुनवा लेता हूँ मैं, चलो बुला उसको। कमिश्नर कमिश्नर को बोलते आपको कितना देर लगने वाला है ये पुलिस वाले पे FIR करने के लिए, आपके PI पे बोले मेन आरोपी का तो करना ही है तुमको, ये पुलिस पे FIR करके कितना टाइम लगने वाला है आपको, बोलो चुप, बोले ये सब करना और कल 11 बजे तक मेरे कोर्ट में कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट कर देना कि इसके ऊपर एक्शन लिए। और अभी लेटेस्ट में 2 महीना पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अमित बोरकर साहब ने बोला तुमको केस लॉ देने के बाद में भी तुमने उसको डिनाई किया, ना उसको फॉलो किया। चीफ सेक्रेटरी को नोटिस निकाला, ये लीगल मैलिस है, ये नौकरी पर रहने का हकदार नहीं है, इसके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन लो, और 3 महीने के अंदर इसको डिसमिस किया, क्या किया, पूरी रिपोर्ट सबमिट करो मेरे कोर्ट में। तो ये जो है ना, ये एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि हर जज उतना ही फास्ट करेगा, हर एक का अपना अपना थॉट प्रोसेस है, लेकिन लॉ इस तरह से है। और मुझे अभी आशा जगेगी जस्टिस सूर्यकांत साहब के गाइडलाइंस की वजह से वो लॉ अभी रिवाइव होगा, बाद में ये डिस्कशन नहीं रह जाएगा किसी का, ये मैंडेटरी हो जाएगा कि बस ऐसा ही करना है। और ये ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो ही गया है। अगर चीफ जस्टिस इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो वो ये संकेत दे दिया है कि भाई ऐसे ही चलेगा, फ्रेमवर्क उन्होंने डिसाइड कर दिया। यस यस। और उसके आगे अभी देखो, मुझे बेईमानी करनी है, मुझे बेईमानी करनी है तो मैं कैसा करूंगा? अगर मैं जज हूं और मैंने पैसे खा लिया तो मैं क्या करूंगा? हाँ, यस। और बेईमानी भी जजेस 2 टाइप के करते। मेरा क्या है, मैंने इस पे बुक लिखा है, सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लेके, कि जजेस को सजा कब होती है और उसकी चोरी कैसे पकड़ने की। तो अभी 2 टाइप की बेईमानी करते जज। एक टाइप के जज कैसे रहते मालूम है क्या?
बातें बहुत मीठी करने की, आपके फेवर में करने की, और जिससे पैसे खाए उसके फेवर में जजमेंट देने का, अपोजिट में। और इसको लगने का नहीं अच्छा ये हो गया था क्या, वो हो गया था क्या, ऐसा। और कुछ ऐसे रहते जिनको क्या नकल को भी अकल लगती है, उनको इतना दिमाग नहीं रहता, वो पैसे खाए हुए रहते तो इतना दिखा देते सामने से कि बस मैं बिका हुआ हूं सामने वाले को। तो अभी वो बेईमानी कैसी करते हैं, अगर घुमाना है विषय को। अच्छा क्या हुआ, हाँ अच्छा इसमें हो गया क्या सब, पुलिस का पोस्टमार्टम वगैरह सब आ गया क्या, ठीक है। तो फिर अगर मैं ऐसा केस लॉ दे रहा हूं कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसमें उसको कोई वैल्यू नहीं 174 के रिपोर्ट को एफआईआर करना ही पड़ेगा, मैंने नहीं बोला केस लॉ मेरे को मत दिखाओ, वो सब बाजू में रखो। हाँ ये जुडिशियल डिसऑनेस्टी का एग्जांपल, मुझे मैं ना केस लॉ देखता हूं मैं कुछ, इसमें नहीं है ना। आप इसमें दो टाइप का, अगर होशियार जज रहा, पैसे खाया है क्या करेगा, थोड़ा मैं क्या करता हूं ये क्लाइंट को ना थोड़ा सा मैनिपुलेट करने का ट्राई करता हूं, मतलब मेरे ऑर्डर भी लिखने की जरूरत नहीं पड़े और काम भी हो जाए। तो फिर अरे बुलाओ बुलाओ, कहाँ है वो लड़की के पिता को, देखो बोले अभी वो हम आप पूरी संवेदना आपके साथ है, ऐसा है वैसा है, पूरा डीलिंग देने का। तो बोलने का देखिए आप थोड़ा सा जरा ये कीजिए, ये मैटर को मैं डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ, आपके मैं रेमेडी ओपन रखता हूँ, आप थोड़ा सा बाद में एविडेंस वगैरह आपके पास कलेक्ट आ जाएंगे तो बाद में आप आ जाना, ऐसा घुमा फिरा के ये कर देने का। और देखो बोले इनको जो घूमना पड़ा, आपने जो डिले किया, इसके लिए इनको आप 5 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन दे दो, कोर्ट से ऑर्डर दो। ये इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। और दूसरा एक तरीका कैसा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिखने का ही नहीं ऑर्डर में, घुमा के ऑर्डर करने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा जो जज करता कि ऑर्डर देने के बाद में, केस लॉ देने के बाद में ऑर्डर में केस लॉ नहीं लिखता है, रतिलाल परमार में भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसमें कहा कि इसका मतलब वो जज ने अपनी जो शपथ लिया है संविधान की जज बनने के लिए, उस शपथ का भंग किया है, ब्रीच ऑफ ओथ। तूने शपथ क्या लिया है भाई, कि मैं संविधान और कानून के हिसाब से काम करूंगा, विदाउट फियर और फेवर, मैलिस और इलविल, बिना किसी राग द्वेष से अपने कर्तव्य का, संविधान और कानून का पालन करूंगा, कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, ये वो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये उसने शपथ का भंग किया है। अब इसमें क्या होता है, शपथ का भंग किया है मतलब फिर उसकी शपथ टूट गई, शपथ टूट गई मतलब फिर वो जज की पोस्ट पे बैठने के लायक नहीं है। उसके ऊपर इम्पीचमेंट का भी प्रोविजन है, ऐसा आरसी इसके एसपी गुप्ता का जजेस ट्रांसफर केस में क्लियर लिखा हुआ है। एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जो मतलब ब्रीच ऑफ ओथ है वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का भंग है, ये संविधान के सामने द्रोह है, हो गया। आप इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है कि हमारा कोई भी केस लॉ, इवन कोई अगर हाई कोर्ट का भी केस लॉ आपको दिया जाए तो देश के सारे जजेस की जिम्मेदारी है कि उस केस लॉ में क्या कानून, हाँ सुनिए, और कुछ जजेस 420 क्या करते मालूम है क्या, कोई केस लॉ दिया तो उसमें का भी प्यारा 22 लिखा है ना, तो प्यारा नंबर 1 लिख देंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है, और घुमा के लिख देंगे नहीं नहीं ये केस लॉ रिलेवेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तुम्हारी डिसऑनेस्टी 420 नहीं चलेगी, उसमें रेशो क्या है, वो रेशो कैसा लागू पड़ता है, कैसा नहीं लागू पड़ता है, ये डिटेल लिखना पड़ेगा। नहीं तो और उन्होंने कहा कि ये जो बेईमान जजेस है जो ऐसा घुमा फिरा के नेम सेक के लिए लिखते हैं, ये जजेस पूरे जुडिशियल इंस्टीट्यूशन का नाम बदनाम कर रहे हैं, ये देश को संविधान ने जो उनपे विश्वास रखा उसका वो विश्वासघात कर रहे हैं, और ये इसको ना मतलब कॉमन मैन के साथ में अन्याय कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरा कानून है, तो कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, और ये जो जैसा जैसा कॉमन मैन को ये जजेस की बेईमानी समझ में आना चालू हो जाएंगी, और सीजे सूर्यकांत साहब जैसे जब लोग आगे आना शुरू हो जाएंगे तो बहुत जल्दी न्यायिक क्रांति आएंगी, कॉमन मैन को जल्दी जल्दी न्याय मिलना शुरू होगा। वाह वाह। तो एक बात बस समरी ये कर देते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि आपको न्याय मिले
तो जस्टिस सूर्यकांत ने एक रूपरेखा बनाई है, और वो रूपरेखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कोई डिसीजन आ गया है, किसी भी हाई कोर्ट में, तो दूसरे हाई कोर्ट वाले उसका रेफरेंस लेंगे, उसे देंगे, और अगर उसका रेफरेंस सिमिलर केस में नहीं दे रहे हैं तो ये ब्रीच ऑफ ओथ होगा, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी होगा, और वो अपने आप में पनिशेबल होगा, पनिशेबल है कंटेम्प्ट में, और बीएनएस कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफत है, वो संविधान का खिलाफत है। यस, ये काम अभी तक हमारे जितने चीफ जस्टिस आए थे वो इस तरह से फ्रेमवर्क बना करके काम करने के बारे में नहीं कहे थे। अब ये फ्रेमवर्क इन्होंने बना दिया, और यही देखिए, ये करप्शन के उद्गम स्थल पर इन्होंने वार कर दिया। हाई कोर्ट केरला वाला कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं है, हम मुंबई कोर्ट में अपनी दुकान चलाएंगे, है ना, हमारा सिमिलर केस है, अपनी दुकान हमारा चलते रहेगा। हाँ, और इसका ये जो सूर्यकांत साहब ने जो गाइडलाइन दिया, हाँ, उसका फायदा क्या होने वाला बताता हूं मैं। कल चल के कॉमन मैन भी खड़ा हो जाए कोर्ट में, और एक सिचुएशन आएगा कि कल चल के एक आदमी इधर से जूनियर वकील खड़ा है या कॉमन मैन खड़ा है जिसको लॉ का नॉलेज नहीं है, और ये इधर सामने खड़ा है कपिल सिब्बल। हाँ, जज कपिल सिब्बल को फेवर नहीं कर पाएगा। हाँ, बोलेगा वो गए दिन, अभी वो दिन गए, फेस लॉ नहीं चलेगा, केस लॉ चलेगा। फेस लॉ अब फेस लॉ नहीं चलेगा, अब केस लॉ चलेगा, और गैंग लॉ नहीं चलेगा, अब केस लॉ चलेगा। हाँ, तो अभी वो बोलेगा कि भाई ये जूनियर वकील है तो क्या हो गया, कानून तो सबके लिए समान है, और कानून इनके फेवर में है, मुझे इनके फेवर में ऑर्डर देना है। तो ये जो है ना, ये जस्टिस सूर्यकांत साहब केस लॉ का धंधा बंद कर दिया जस्टिस सूर्यकांत ने, बेईमानी का, न्यायिक बेईमानी का। हाँ, फेस लॉ का, फेस लॉ का धंधा जस्टिस सूर्यकांत ने बंद कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, इतनी बहुत जबरदस्त बात कहने के लिए। और अब हम उम्मीद करते हैं ये सब बात जो मैं आपको नीलेश जी के माध्यम से बता रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जहां जहां हम न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो न्यायिक लड़ाई हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये इट इज ए मैटर ऑफ डेज, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कानून आपके पक्ष में है, कानून आपके हक में है, और जस्टिस सूर्यकांत का, चीफ जस्टिस सूर्यकांत का ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो केस लॉ बना दिया, या कोई हाई कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया, और सिमिलर केस अगर किसी दूसरे हाई कोर्ट में चल रहा है तो वहां का जस्टिस कोई दूसरा काउंटर व्यू नहीं ले सकता है, उसके फ्रेम में ही काम करना पड़ेगा। और अगर वो कोई दूसरा ऑल्टरनेट व्यू लेते हैं तो उन्हें ये बताना पड़ेगा काउच जो कि सेटिस्फैक्ट्री हो, जिस पर कि कोई एक्शन नहीं हो सकता है कि हाँ ये काउच सेटिस्फैक्ट्री है। भले ही वो लार्जर बेंच की तरफ भी अगर कोई इशारा करना चाहे तो वो कर सकते हैं कि लार्जर बेंच इसमें कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, लेकिन उनको कॉजेस बहुत ही केयरफुली डिफाइन करना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं बात? जिस केस लॉ के आधार पे हम लोग मुंबई हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो केस लॉ क्लियरली आपके फेवर में है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने आपको एक प्रकार से बहुत बड़ा हथियार दे दिया, कॉमन मैन को हथियार दे दिया कि आपको न्याय भारत में मिलना न्यायिक व्यवस्था की प्रतिबद्धता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।